सबसे पहली बात है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो दे दें, ताकि हमने तो कोशिश की है थोड़ा सा देने की, मगर आप अच्छा। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में मुझे बताएं। अब्दुल्ला शामिर कहते हैं और मैं ए लेवल्स मीडिया स्टडीज और सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। इस वक्त कराची के तकरीबन 5 कॉलेजेस के साथ अटैच हूँ, जिसमें है आपका अल्फा कॉलेज है, सेप्टर है, साउथ शोर है, हाइब्रो है और सीडर है। चला सीडर इस साल ज्वाइन करूंगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग 4 हैं वो मैंने पहले से ज्वाइन किए हुए हैं सब। तो मुख्तलिफ कॉलेज में, कुछ कॉलेज में मैं सिर्फ मीडिया स्टडीज पढ़ाता हूँ, कुछ में मीडिया स्टडीज और सोशियोलॉजी दोनों, कुछ में सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मेरी एक्चुअल जो एरिया है वो है सोशल साइंसेस। ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि बहुत सारे बच्चे मुझसे सवालात पूछा करते थे। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा था मैं, और मेरा अपना पर्सनल शौक ट्रैवल के हवाले से था, इस वजह से मैं ज़्यादातर ट्रैवल वीडियोस वगैरह बनाता था। और उसमें होता ये था कि मेरा क्योंकि कुछ शौक फिल्म मेकिंग के हवाले से, एडिट वगैरह से तमाम चीज़ें, तो मैं वो चीज़ें करता था। तो जब इस दौरान ये हालात पैदा हुए तो मैंने सोचा कि यार कुछ मेरा पुराना एक्सपीरियंस मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से, तो कुछ रिपोर्टिंग की जाए इस हवाले से। तो मैंने बेशक। जो रिपोर्ट्स अपडेट्स आ रही थी उसको मुख्तलिफ ज़राए से चेक करने के बाद सोर्सेस क्रिएट किए और वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करता रहा और उसको मैं अपने चैनल के थ्रू अपलोड करता रहा। तो बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात करना शुरू हुए और सवालात का सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, माजरत। तो बहुत सारे लोग जो होंगे, जो मेरे चैनल्स को वीडियोस को देखते होंगे और कमेंट करते होंगे, उनसे मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी माजरत करना चाहता हूँ कि मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। और कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि अब क्योंकि कुछ चीज़ें, अब सेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो वीडियोस की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला उसको भी बढ़ाएं। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्रिएट होते हैं। मैंने यहाँ पे सोर्सेज की बात की। ये जो सोर्सेज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि आपको बहुत सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है। उसमें कुछ अंदर के ज़राए भी होते हैं, कुछ बाहर की मार्केट सोर्सेज भी होती हैं। ठीक है। तो उससे इन्फॉर्मेशन से ये होता है कि थोड़ा सा आपको फायदा हो जाता है। एक इन्फॉर्मेशन आने से पहले आपको पता होता है। अच्छा, इस चीज़ में जैसे रिसेंटली एक हुआ था, वो ये हुआ था कि बांग्लादेश में एक ईमेल पहले आ गई बच्चों को, तो बांग्लादेश के बच्चों, इंडिया के बच्चों ने मुझे पहले बता दिया कि भाई ये सीन है, तो हमने उसकी वीडियो अपलोड कर दी। 2 दिन बाद कराची के अंदर एग्जैक्ट वही, पाकिस्तान में वही इंप्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से सोर्सेज से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है। तो ये सिलसिला थोड़ा सा चल रहा था पिछले 3-4 महीने से। तो बिल्कुल। इस हवाले से बहुत सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे मुझे जानते हैं। तो अब आगे आप सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। ये सवाल मत कीजिएगा कि अक्टूबर नवंबर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसका सब जवाब मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है। ठीक है। लेकिन चले, ये कुछ सवाल। बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। कुछ जो मुख्तलिफ सोर्सेज कह रही हैं, लेकिन मैं आपको 100% का जवाब नहीं दे सकता, अभी बता दूं। क्योंकि सबसे टॉप टॉप हॉट क्वेश्चन यही होगा इस वक्त। चले, बिल्कुल जी, हुक्म कीजिए। बिल्कुल ऐसी था। मगर चलो, मैं इसके अंदर एक चीज़ जो है वो और ऐड करना चाहूँगा कि अगर अब्दुल्ला जो है वो अ, बात निकलेगी तो जो है उस इसका एक शो जो है वो करते हैं, और उसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो है वो सर शाहाब याकूब होते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है। तो मैं पर्सनली भी वो जो है फॉलो कर रहा होता हूँ। थैंक यू सो वो मच, थैंक यू सो मच। इसके वो एक्चुअली अलावा सर जो है शहाब का जो इनिशिएटिव था। हाँ, वो एक्चुअली सर शहाब का इनिशिएटिव था। और मेरा जो काम है उसमें एक, आप समझ लें, एंकर जैसा है। और जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, वो जो प्रोडक्शन होती है, वो मेरे पास से होती है। और कंटेंट का एलिमेंट जो होता है वो सर शहाब के हाथ में होता है, तो हम दोनों मिलकर खैर, करते हैं। ऐसी बात है सर, तो माशाल्लाह आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बहुत एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सुपीरियर लेवल होता है उस पूरी प्रोडक्शन में। कोशिश करते हैं यार, कोशिश जरूर करते हैं अच्छे से हो। अभी और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह ताला और बेहतर तौर पे नजर आएंगी। मैं कुछ इंशाल्लाह। ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह के हवाले से हम काम कर रहे हैं। और वो बड़ा अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि देखें अब दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है बॉस। तो हम लोगों को ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि यार हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर यूएसए की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और वीज़ा नहीं मिलेगा, तो एक ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वही एग्जैक्ट डिग्री ले सकते हो। तो भाई पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो इन तमाम चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ें। अभी इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि इस और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, करियर काउंसलिंग के हवाले से। और जो
क्योंकि बहुत सारे करियर्स अभी तक हमारे अनएक्सप्लोर्ड हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग है, हमारे बच्चे अपनी ए लेवल्स की फीस निकाल सकते हैं, एक बहुत बड़ा चीज़ है, अभी आने वाली है, उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ आजकल, और इसी वजह से मैं अपनी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा कि ए लेवल्स के बच्चे किस तरह से अपनी फीस को क्रिएट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उसके, फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है, और बहुत बेसिक स्किल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी आप लोगों से बात करेंगे। आज हम सीआई के बारे से बात करते हैं आपसे, आप बिल्कुल सवाल शुरू कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एक सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब से ये वाला सारा सिलसिला जो है वो चल रहा, मेरे ख्याल 20 मार्च के आसपास था कि जब उनकी पहली स्टेटमेंट आई कि जी सब कुछ जो है वो मामूल के मुताबिक चलेगा और ये कोरोना वोरोना जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्टेटमेंट होती गई और वो आपने सारी जो है वो फॉलो की अप टिल नाउ, और अभी भी जो है नवंबर के हवाले से आप जो नवंबर की एग्जाम है उसके हवाले से आप फॉलो करें। तो सर एक बड़ी सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये कि जनरल बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोच के आपके दिमाग में सबसे पहले बात है। देखिए, इस दफ़ा के रिजल्ट्स में आपसे वही जो मैंने बात स्टार्ट करने में कही थी कि इस दफ़ा के रिजल्ट्स उतने ज़्यादा गर्मी वाले रिजल्ट नहीं होंगे जितना जितना वैसे हमेशा होते हैं, ठीक है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को डिफाइन करना शुरू करूँ, अगर बच्चा एएस लेवल के अंदर है, ठीक है, और वो कॉलेज कैंडिडेट है, ठीक है, तो भाई उसके रिजल्ट में ए आए या डी आए उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली चीज़, वजह ये है कि भाई आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका A2 का रिजल्ट होगा, एएस का रिजल्ट नहीं होगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर A2 का स्टूडेंट है तो भाई उसकी जिंदगी में चिलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है कि 90% चांसेस हैं उसको वही ग्रेड मिल जाए जो एएस में आया था। तो भाई आपको अगर रिजल्ट पहले से पता है तो टेंशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ, तो भाई एएस और एक्सेलरेटेड वालों को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। नाउ दे नीड टू वर्क फॉर द अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब उनका सवाल है कि अक्टूबर नवंबर का एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, हम उस पर थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। फैजान हसन, हम इस बात पे बात करेंगे, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी इस हवाले से। तो एएस और एक्सेलरेटेड वाले बच्चों को तो अक्टूबर नवंबर में चला गया, और जो A2 वाला बचा था जिसको उन्होंने, जो ओनली A2 स्टूडेंट था, उसको उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रेड दिया है, और उनके लिए भी वही चांसेस हैं कि 90% आपके वही चांसेस हैं कि आपका जो एएस का ग्रेड होगा वो वही A2 में मिल जाएगा। तो इस दफा वो जो हॉटनेस होती है रिजल्ट की वो उतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अभी बीच में भी स्टेटमेंट आई है, आपके सवाल के हिसाब से दे दूं थोड़ी सी, बीच में कुछ सोर्सेस वगैरह के थ्रू आई ये चीज, और इसको आई थिंक बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, अगर मैं गलत हूं, बीबीसी या कोई इंटरनेशनल आपका न्यूज एजेंसी थी, कि उसने ये कहा कि भाई बहुत सारे 50% बच्चों को वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो टीचर्स ने दिए। तो भाई अगर आपका एएस का रिजल्ट है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको टीचर वाला रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और A2 के अंदर है तो भाई आपको पता है आपने जो कारनामा एएस में अंजाम दिया था वही आपको A2 के अंदर मिल जाएगा, तो चिलिंग करें बॉस, सही है। तो ये वाले और एक्सेलरेटेड वालों को उस तरह से उन्होंने। अच्छा, अब एक सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस दौरान, कि अगर एक बच्चा एक्सेलरेटेड के अंदर है, ठीक है, और उसने कॉलेज के थ्रू किया है, ये वो बच्चा है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि उनका इस बच्चे का ए लेवल्स का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, पुराना रिकॉर्ड तो इस बच्चे का है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड में अप्लाई हो रहा है, अपेयर हो रहा है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें इस बच्चे के हवाले से, वो ये क्या आती है कि भाई इस बच्चे का जो पुराना रिजल्ट होगा, अगर उसके पुराने रिजल्ट के हिसाब से देते तो जाहिर सी बात है उसने एक्सेलरेट तभी देने जाएगा ना जब पुराना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल और अच्छा, अब इशू ये है, ऐसे बच्चे को कैम्ब्रिज जो है वो जो डमी रिजल्ट है वो दे नहीं सकता जो एएस को दे रहा है वो, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि भाई A2 एग्जैक्टिबिलिटी खराब हो जाएगी बात सारी। तो ये वो बच्चा है जिसको रिजल्ट देना मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें नजर आएगी कि बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसे बच्चों को एग्जाम में अपेयर होने नहीं दिया, एक्सपायरी डेट पे नहीं जाने दिया। मैं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ, ठीक है, कि जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया, ठीक है। तो उनका एक अच्छी फॉर्मूला भी था, क्योंकि देखिए ऐसे बच्चों में से, अच्छा बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने इस दौरान सवाल पूछा कि भाई हमारा जो है, हमारा तो वो हमने जो एविडेंसेस बनवाए थे, एविडेंसेस तो हमसे मांगे ही नहीं गए। मजे की बात है, बहुत कम बच्चों से मांगे गए, लेकिन मांगे गए हैं, ठीक है। जिस तरह से एक्सेलरेटेड वाले बच्चों की कहानी है, उसमें कुछ काफी बच्चों से मुझे रिपोर्ट आई है कि उनके मांगे गए हैं एविडेंसेस। तो ये तमाम मामलात हैं जो रिजल्ट के हवाले से हम
कह सकते हैं। कोई और सवाल जो इस हवाले से अगर मैंने हाईलाइट नहीं किया हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं प्लीज। नहीं बिल्कुल, बस एक सर ये एक्सेलरेटेड वाले सवाल थे जो थोड़े काफ़ी लग रहा था कि मतलब काफ़ी मुश्किल होगा कि उनको एक्सेस करें, क्योंकि अगर जिस बच्चे को पता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है ना, तो जब भी वो एक्सेलरेटेड की तरफ गया था, तो बिल्कुल इसको जो है वो अवॉइड करना, जो है वो देखते हैं कि किस तरह अवॉइड करते हैं। तो सर एक एक चीज़ जो है और मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई मार्च बैक टू मार्च, अगर हम देखें तो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। तो पहले स्टेटमेंट आ गई कि जी सब नॉर्मल चलेगा और कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर एक्चुअली उसके वो बाद नेगोशिएशन चल रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं उस चीज का, एक्चुअली इशू ये था, देखिए इसमें थोड़ा सा समझें, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर जो हमें कैमरेज नजर आता है वो ब्रिटिश काउंसिल की फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास पाकिस्तान में CAI को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो वही स्टेटमेंट देगा जो ऊपर से उसको CAI दे रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रही थी इनकी, तो अच्छा थैंक यू सो मच, टोपी मैं पहन लूँ, ओके। नहीं रिजल्ट नहीं के सर, लिए वो हमारे दुआओं की लिए दरख्वास्त, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, खैर होती है, चलेंगे चलेंगे कोई मसला। अच्छा, तो अब बात ये है कि मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि अस्सलाम वालेकुम सर, शाह कैसे हैं आप? वालेकुम जो सर। बहुत इंपॉर्टेंट, वालेकुम सलाम सर। तो जी, यस सर। तो बात मैं जो कर रहा था उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, तो एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि ब्रिटिश काउंसिल नेगोशिएट कर रहा था CI की बिहाफ, ठीक है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। तो CI वाली बात कहेगा, CI ने कहा कि हम एग्जाम ले रहे हैं, वो तो उन्होंने तब विड्रॉ किया जब वहां पे यूके में केसेस बढ़ना शुरू हो गए, यूके के स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर उस हिसाब से एक्शन लिया, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि इस पूरे चीज को आपको समझना होगा कि ब्रिटिश काउंसिल कभी कभी इस वजह से भी आपके साथ कोई आपके स्टेटमेंट नहीं दे पाता, क्योंकि उसको पीछे CI की जानिब से नहीं मिल रही है। तो हमारे बच्चे ब्रिटिश काउंसिल को बोल रहे होते हैं क्योंकि वो भी कसूरवार नहीं है, और CI का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको पूरी दुनिया को देखना है, तो ऑटोमेटिकली इस चीज में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, और स्टेटमेंट इसी वजह से शायद तब्दील हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो सर यही यही स्टेटमेंट की मैंने बात करनी थी कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, मतलब हर एक दो दिन, एक दिन बाद, कभी 2 दिन बाद फिर नई डेट दे देते हैं, फिर नई डेट दे देते हैं। तो इस सारे स्टेटमेंट वाले जो चक्कर है, इसने स्टूडेंट्स को कितना परेशान किया, इसने पेरेंट्स को कितना कश्मकश में डाले रखा, और इसने टीचर्स को कितना परेशान किया। क्योंकि देखिए मैं आपको देखा ये गया कि टीचर्स जो थे, काफी टीचर्स जो थे वो खुद भी परेशान थे, और हर टीचर ने अपने अपने स्टाइल से इसको हैंडल किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्चुअली देखें बात सारी ये है कि ये वो कंडीशन थी जो आज से पहले किसी ने भी फेस नहीं की, ना ही पेरेंट ने फेस की, ना ही टीचर के पास का एक्सपीरियंस है, ना स्टूडेंट ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें फेस की। अगर मैं आपको थोड़ी सी पुरानी स्टोरी समझाऊं, एक वाकया मेरे साथ टीचिंग करियर में हुआ था। अगर मैं गलत ना हूं तो ये 2013 या 14 की बात थी। कुछ अगर बच्चे देख रहे हैं तो शायद मुझे रेक्टिफाई कर सकेंगे कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिया के पेपर्स दोबारा हुए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ये सही 12 या 2013 की बात थी, 13 ये 12 2013 30 एग्जैक्टली 2013 जो, तो ये एक वो वक्त था जो थोड़ा सा टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन के शिकार हुए थे, ठीक है, CI के हवाले से, वरना बहुत चीजें बहुत स्मूथ होती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यूनिवर्सिटी टीचिंग की बात करें तो भाई यूनिवर्सिटी में चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बहुत सारी, और आपके इंटरमीडिएट साइड पे या मेट्रिकुलेशन साइड की बात करें तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और ब्रिटिश काउंसिल साइड पे और हमारा CI साइड पे इतनी चीजें स्मूथ चल रही होती है ना, हमें चिलिंग की आदत हो गई है। बात दरअसल ये हमें हमें पता है कि यार आज मैं बैठ के बता सकता हूँ कि नवंबर के एग्जाम्स कब होंगे, आज मैं बैठ के बता सकता हूँ कि जून 2021 के एग्जाम्स कब होंगे, हमारा सिलेबस कब चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान के लोकल सिस्टम की बात करें ना, तो आप बहुत आसान जिंदगी गुजार रहे हैं, सीधी सी बात। तो जब आप बहुत ज्यादा आसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, थोड़ी सी भी अगर ट्रबल आ जाती है ना, रोलर कोस्टर राइड बनना शुरू हो जाती है आपकी जिंदगी में, तो ऑटोमेटिकली आपको फील ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हमारे लोगों को फील ज्यादा हुआ है इस चीज को। तो अब होता ये है, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया जो फील होने का। दूसरा एलिमेंट ये है कि देखें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना, वो बहुत सारे इसकी जो आप कह सकते हैं चेन जो है वो एक बहुत बड़ी चेन है, ठीक है। CI ब्रिटिश काउंसिल को दे रहा है, ब्रिटिश काउंसिल अपने लोकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब वो ये डिसाइड कर रहा है
कि देखिए शुरू में आपने देखा होगा ब्रिटिश काउंसिल जो था वो एक ओपन स्टेटमेंट दिया करता था, ठीक है। अब आपने देखा कि स्टेटमेंट उन्होंने ईमेल करना शुरू हो गई। अब बच्चे परेशान है, मुझे ईमेल नहीं आई, इस पे ईमेल आ गई, सही है, ये एक नई टेंशन है भाई। उस अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको रिसेंट बताता हूँ एक वाकया कि भाई कुछ बच्चों को उन्होंने वाइवा लिया था, जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन वाइवा आप कह सकते हैं लिया था, जिन बच्चों का वो आ रहा टाई आ रहा था, ठीक है। और कुछ बच्चों को उन्होंने कहा भाई नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारे बच्चों की माशाल्लाह अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि भाई मैं बताऊँ कम से कम मैंने 100-200 लोगों को सिर्फ उनकी ये वाली ईमेल का जवाब दिया था कि जिसके लिखा हुआ था नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, आपको हम ग्रेड दे देंगे, आपको कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी एलिमेंट ये है कि हमारी माशाल्लाह अंग्रेजी भी माशाल्लाह हमारे लोगों की बहुत अच्छी है ना, तो वो हम बहुत सारे मीनिंग्स ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली होता ये जो शुरू में कुछ स्टेटमेंट्स में आया और कुछ जगहों पर मैं खुद इस चीज़ को मैं मानने को तैयार हूँ कि मैं जो हूँ कुछ स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स को गलत अंडरस्टैंड कर गया था। जैसे उन्होंने कहा था सेंटर का वर्ड यूज़ किया था, सही है। तो अब वो जो सेंटर का वर्ड था, वो सेंटर के वर्ड ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की है कि सेंटर एक तरफ ये है कि भाई ब्रिटिश काउंसिल है या फिर एक कोई कॉलेज हो सकता है, ठीक है, कॉलेज भी एक सेंटर है। तो वो एक तो ये जो उनको चाहिए था कि क्योंकि शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि इतनी कंफ्यूजन फैल जाएगी इस चीज़ से। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से स्टेटमेंट्स अच्छा हुआ ये कि वो भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, क्योंकि सीआई पहले कुछ और अनाउंसमेंट दे रहा था उनको। कुछ मेरी ब्रिटिश काउंसिल के लोगों से बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कही। वो ये थी कि भाई पहले हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट आ रही थी, जैसे जैसे सीआई स्टेटमेंट चेंज कर रहा था हम भी वैसे चेंज कर रहे थे, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ब्रिटिश काउंसिल जब कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो रेफरेंस देता है सीआई की कोई ना कोई बात का कि भाई एज सीआई सेड दिस थिंग। अब जैसे टाई वाली बात एग्जाम ईमेल की बात करूं तो उसके अंदर भी उसे मेंशन किया था कि नो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू स्टूडेंट्स विल गेट अ सिमिलर रैंकिंग, सही है। कि टाई अगर उनके अंदर है तो वो रैंक, तो अब क्या है, फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग फॉर दिस प्रेजेंटेशन और यू कैन से वाइवा पर्पस, सही है। कि हम इस वाइवा के लिए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें सीआई ने ये कहा है। तो एक्चुअली ब्रिटिश काउंसिल काफी हद तक डिपेंडेंट है, काफी हद तक क्या 100% डिपेंडेंट है। वो एक सिर्फ आप समझ लें एक मैनेजेरियल अथॉरिटी कह सकते हैं आप उसके पास है कि वो चीज़ों को आपकी रजिस्ट्रेशन जमा करे और आपके एग्जाम लेके एग्जाम पेपर्स को सीआई को भेज दे। तो देखिए जब आप जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने एक बात फैजान को कही, फैजान ने हसान को कही, हसान ने मिस्टर एक्स को की, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को की। हम जितनी ज्यादा इस ट्रेन को आगे बढ़ाते जाएंगे बाद में तब्दीली के चांसेस उतने ज्यादा है, ठीक है। हो सकता हो मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ और हो, फैजान के कुछ और हो, हसान के कुछ और हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाद में तब्दीली के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये तमाम फैक्टर्स थे जिनको हम देखें तो जो हमें कंफ्यूजन का बायस बने, जिसमें कुछ इंटरनल हमारे अपने हेड पे ही फैक्टर्स थे और कुछ फैक्टर्स जो थे वो उनकी जानिब से भी मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी जिंदगी में कभी चीज सोची भी नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है। तो ये एलिमेंट है सर। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो सर इसके बाद जो है ना सवाल करते हैं कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल सवाल है ये कि इसकी आप क्योंकि स्टेटमेंट तो देखें तो स्टेटमेंट्स से लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए। कुछ लोगों ने इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि तनकीद करना, इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसको तनकीद भी की कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो अब सर सवाल ये आता है कि अब के 2 दिन भी नहीं रह गए रिजल्ट आने में, तो इस रिजल्ट की जो जैसे कहते हैं ना कि फेयरनेस जो है वो आप किस तरह देखें कि कितने फेयर होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद लोग जो है कितनी तनकीद करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सिंपल सी बात। अगर आप मैनेजेरियल लेवल पर देखें ना इस चीज़ को, जिस बेहतर तौर पर सीआई ने इस मामले को संभाला है पूरी दुनिया के अंदर, इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई और तरीका हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, बेशक थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों के दरमियान, लोगों के जहनों में, लेकिन अगर आप ज़रा सा अपने आप को रखें कि आप इतनी बड़ी एक बॉडी रन कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो इससे बेहतर सोल्यूशन हो नहीं सकता। अच्छा, जहाँ तक फेयरनेस की बात है, इस सवाल का जवाब मैं अपने पहले जवाब से लिंक करूंगा। देखिए बात दरअसल ये है कि आपका A2 वाले बच्चे का जो देखिए एक चीज़ है, मैं आपको बहुत AS से बात स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने इससे ज़्यादा आसानी तो नहीं मुहैया कर सकते थे ना, कि उन्होंने कहा कि भाई आपने जो AS में पढ़ा वो पढ़ लिया, हम आपको ग्रेड भी दे देते हैं आपके टीचर के कहने, सही है। लेकिन हम उसकी ग्रेड की वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, वो एक डमी ग्रेड होगा। आप A2 में जो मेहनत करोगे हम आपको फाइनल ग्रेड वो दे साइन कर दें।
अब इससे बच्चे की जिंदगी में आसानी क्या पैदा हुई कि भाई उसको 50% रिजल्ट नहीं लेना, पढ़ना ही नहीं है, 50% हो गया, कहानी खत्म। नाउ दे जस्ट नीड टू फोकस ऑन A2s, खत्म कहानी। तो अब बात दरअसल यहाँ पर ये समझ में आती है कि अगर हम इसको कहें ना कि AS के लिए तो इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब दूसरी बात, जहां तक हम बात करें A2s के हवाले से, तो यार देखिए अगर मैं सिर्फ A2 की बात करूँ ना, देखिए A2 में मैक्सिमम जो बच्चे का रिजल्ट आगे ऊपर नीचे आता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो 1 ग्रेड या हार्डली 2 ग्रेड होते हैं जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और काफी बच्चों के रिजल्ट्स नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भाई इन्होंने सबसे जिंदगी आसान कर दी। उन्होंने कहा देखो हम एग्जाम ही नहीं लेते आपका, आपको वही ग्रेड दे देंगे जो AS का है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ तो यार इससे ज्यादा फेयर नहीं हो सकता था, सीधी बात, ठीक है। मैं आपसे मेहनत भी नहीं करा रहा, ठीक है, मैं आपको रिजल्ट एग्जाम के स्ट्रेस से भी नहीं डाल रहा, और मैं आपको रिजल्ट ग्रेड दे रहा हूँ, तो यार मैं समझता हूँ इससे बेहतर तो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। अब AS वालों को फर्क ही नहीं पड़ता ना, जो भी ग्रेड आ जाए उनको, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि CI को भी जो ग्रेड दिया गया है ना कॉलेज की जानिब से, वो दे देना चाहिए, ठीक है। इससे एडवांटेज ये होगा कि ना उनकी फेयरनेस में कोई सवाल नहीं उठेगा, और वो A* भी दे देना सबको, तो फाइनल ग्रेड तो A2 का पता चल जाएगा भाई, A* ने C मार दिया तो खत्म कहानी, वो फाइनल ग्रेड C है उसका। तो ये चीज हो सकती है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट, अब जो फेयरनेस में क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, जिसपे बहुत बातें होंगी, वो होगा एक्सेलरेटेड का रिजल्ट। बिल्कुल, जिसको CI के लिए बनाना भी जिसको मुश्किल होगा, ठीक है, किस बेसिस पर बनाए भाई वो लोग, ठीक है। और दूसरा ये है कि सोर्सेज नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है अगर वो पुराने रिजल्ट पे बनाएंगे तो बच्चे तो रोएंगे, जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पुराना रिजल्ट तो भाई वो E होता है तभी वो बच्चा बैठता है, E या U होता है तभी बच्चा बोलता है कि भाई मैंने तो भाई एक्सेलरेटेड में आना है, ठीक है, मैंने कारनामा अंजाम दिया था पहले। तो वो बात ये है कि इस सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इस फेयरनेस पे जो आपने बात कही ना, तो आप इस पे तो उठा सकते हैं, A2 पे एक्सेलरेटेड के अलावा आप किसी चीज पे नहीं उठा सकते, मैं समझता हूँ। इससे बेहतर वो आपके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं सकते थे, बात सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक आएगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए ये वाला रिजल्ट वाला मामला तो चलो किसी न किसी तरह पास हो ही जाएगा, मगर एक जो चीज़ आती है वो आती है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो सेट की बेसिस पे जो है वो एडमिशन दे देती हैं, मगर कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि जी हम लोग एंट्री टेस्ट दें। कुछ लोग जो है वो NED, अगर हम लोग NED की बात कर लें तो NED का एडमिशन एंट्री टेस्ट होता है, IBA के अंदर भी एंट्री टेस्ट होता है, अगर CPM देखें, IUBM है, जेबिस्ट है, मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्री टेस्ट होते हैं। और ये जो मांगते हैं ये आपको बेसिस बोलते हैं कि आप हमें AS का रिजल्ट दें, हम उसकी बेसिस पे देखेंगे कि ये भी एक फैक्टर होगा। तो वो फैक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सिंपल सी, आपने जितनी यूनिवर्सिटीज की बात की ना, ये तमाम यूनिवर्सिटीज आपसे एक बेसिक ग्रेड रिक्वायर कर, सिर्फ बेसिक ग्रेड। भाई IBA कहता है WBC ले आओ, सही है, लेकिन इकरा बोलता है मुझे इतने पासेस ला दो, ठीक है, ठीक है। NED बोलती है मुझे ये पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, पास बोलती है मुझे ये पर्टिकुलर ग्रेड चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी जो डिसीजन लेती है ना, वो दो चीजों पे करती है। पहला आपका होता है एंट्री टेस्ट, और दूसरा होता है आपका ये जो बेसिस नहीं, आपका इंटरव्यू। ग्रेड्स तो आपके बेसिक होंगे तभी आप एंट्री टेस्ट पे बैठ सकते हैं ना, वरना तो आप एंट्री टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सही है, यानी कि देखें वो जो फॉर्म बिकता है वो फॉर्म आपकी ग्रेड्स की बेसिस पे बिकता है, खत्म कहानी। अब अगले साल क्या होगा, फॉर्म ज्यादा बिकेगा, इनको लॉजिस्टिक ज्यादा बिठाने पड़ेंगे, जहां 5000 बच्चा एडमिशन देता है वहां पर 10,000 बच्चा एडमिशन टेस्ट में बैठेगा। अब अगले साल एडमिशन टेस्ट डिफिकल्ट हो सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, एडमिशन उसी को मिलेगा जो WBC लेके आएगा, ऐसा है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई मतलब वो दूध का दूध का पानी का पानी। भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, सोशियोलॉजी की मैं बात बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये बात कहते हैं कि सर मेरा IBA में हो गया, मेरा एक D है, इसको मुझे पता है मैं दोबारा दूंगा तो वो दोबारा D आ जाएगा, आप इसी तरह C ला दो मेरे, ठीक है। और IBA की अच्छी बात यह है कि वो आपको टाइम देता है कि भाई आप इतने टाइम में मुझे ये ग्रेड सही करके लाके दो तो मतलब आपको एडमिशन दे दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है।
तो बात यह है कि इनिशियल लेवल पे आपको एंट्री टेस्ट में तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो एडमिशन उन्हीं को मिलेगा जिनके वो पर्टिकुलर ग्रेड्स होंगे, जो मेहनत करके लाएंगे। तो बात एक्चुअल में ये, इन्होंने गेम ऐसा चलाया है कि आपको शुरू में लग रहा है कि ये सिस्टम थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आगे जाके सिस्टम वही होने वाला। सही है। आप आईओबीएम की एग्जांपल ले लें, आईओबीएम भी ऐसा ही ये वो। अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, ये जो शॉर्टलिस्ट करती हैं, अच्छा कट ऑफ बनाती हैं। आपको अगर अंदाजा हो, ये कट ऑफ और बेल कर्व वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। बेल कर्व मुझसे जरूर पूछिएगा एक सवाल, स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से जो सवाल चल रहा है। बिल्कुल ये एक बड़ा जी बिल्कुल मैं आऊंगा उस बात पर। तो अब बात दरअसल ये होता है कि उन्होंने अपने हिसाब से देखना होता है हमने कितने बच्चों को लेना है, ठीक है। उन्होंने जितने बच्चों को लेना होता है ऑटोमेटिकली फिर वो उसी हिसाब से अपना कट ऑफ बनाते हैं और फिर उनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स तो वही आएंगे ना यार। आप अगर ए वाले बच्चे हो तो आप A2 के अंदर ए लाके मेंटेन रख लोगे अपना ए जो आपको दिया गया होगा, सही है। और अब मुझे लगता है इस चीज के हवाले से कि जिस तरह से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी एडमिशन पॉलिसी को रिवाइज किया है, ज़ाबिस ने किया है रिसेंटली, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे उसने रिवाइज किया है। तो ये यूनिवर्सिटीज इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज अपनी जो एडमिशन पॉलिसी है उसको रिवाइज कर रहा है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि एएस का इस वक्त ए भी कंफर्म नहीं है और डी भी कंफर्म नहीं। हो सकता है डी जो है A2 में आके ए हो जाए और A2 में आके डी बन जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो बात यह है कि यूनिवर्सिटीज को अपनी पॉलिसी इस वक्त डिफाइन करनी होगी आगे जाके, और वो करेंगी इस हवाले से। इस वक्त पूरी दुनिया की अगर मैं आपकी बात करूं तो इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज इस हवाले से हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुआ ये है कि यूनिवर्सिटीज के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग अभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई जरूर करें। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी देखिए उनको ना अपनी यूनिवर्सिटी तो चलानी है, जाहिर सी बात है, वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, वो अच्छी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सीन बन जाए कि यार जा सको, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यार बाहर से पढ़ें। वो एक्सपोजर एक डिफरेंट चीज होती है, वो आप सीखते हो वहां पे। आपका जो देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान और शायद बाहर सिमिलर लेवल की होंगी, लेकिन जो एक्सपोजर होता है वो आपको बहुत आगे लेके चला जाता है। स्पेशली अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी से, तो जरूर उस पर जाए। मतलब बिल्कुल जाना चाहिए जी। तो सर इससे लिंक करते हैं अगला सवाल थोड़ा सा, एक ये जब एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भेजने थे, यानी कि जब ये भेजने का प्रोसेस चल रहा था, ये सारे जो कॉलेजेस से कहते हैं जिसे सेंटर्स को कंफ्यूज किया गया, तो जो कॉलेजेस थे हमारे वो जब ये वाली सारी चीज़ें मतलब एविडेंसेस जमा कर रहे थे, तो उस वक्त एक बड़ा जो फैक्टर जिसे कहते हैं वो था कि टीचर्स के जो टीचर्स का जो प्रेडिक्ट किया हुआ ग्रेड होगा वो काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। तो सारे बच्चे जो है वो टीचर से पीछे थे उस टाइम पे कि सर मेरा ग्रेड क्या भेजा, मेरा ग्रेड क्या भेजा, मेरा ग्रेड क्या भेजा। तो सर अब जब उनकी स्टेटमेंट आई है थोड़े दिन पहले कि कंप्यूटर बेस्ड ग्रेडिंग हुई है और स्टैंडर्डाइजेशन के तहत, जैसे वही बेल कर्व वाली जो बात है, मतलब ये रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग जो की है उस हिसाब से उन्होंने ग्रेड दिए हैं। तो सर ये वाला तासुर थोड़ा गलत ही हो गया टीचर्स वाला। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो बेल कर्व होता है ना, ये सही चीज नहीं होती, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, लेकिन जरूरी भी होता है, ठीक है। क्यों होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम करेंगे तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा भाई। देखिए लेट्स सपोज आप हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, आपको मिला कि भाई आपके पास है 5 मिलियन रुपीज, आप 5 मिलियन रुपीज का इंक्रीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी कि यार मैं 10 लोगों को ए कैटेगरी का दूंगा, 15 को मैं बी कैटेगरी का दूंगा, 20 को मैं सी कैटेगरी का दूंगा और रिमेनिंग को मैं डी कैटेगरी का दूंगा। तो एक्चुअल में जब आप रैंकिंग पे बात करते हैं ना, तो ये कभी कभी बेल कर्व इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। देखें अगर A2 पर इंप्लीमेंट होगा तो भाई वही रिजल्ट आएगा जो AS का था, खत्म कहानी। वो तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर है, जिसका सबसे सुकून में है ना बच्चा, वो है A2 वाला, ओनली A2 स्टूडेंट। उसको पता है जब मैंने कारनामा अंजाम दिया था AS में वही आने वाला,
ठीक है, अगर आप उसको बेल कर्व पे इम्प्लीमेंट करें तो वही एएस वाला आ जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा, अब अगर मैं बेल कर्व इम्प्लीमेंट करता हूँ किसके ऊपर, अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ एएस के स्टूडेंट पे, सही। तो अब यहां पर बात आती है कि टीचर की रैंकिंग बहुत मैटर करेगी, आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपने ए लेट सपोज 20 लोगों को दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, ए आपने 20 लोगों को दिया और परसेंटेज के हिसाब से वो थे क्लास का 50%, ठीक है, जबकि हकीकतन आपकी कॉलेज की हिस्ट्री है कि 20% ज्यादा ए नहीं आए। तो वो क्या करेंगे कि वो 20% को ए देंगे और फिर उस हिसाब से रैंकिंग को डिवाइड करना शुरू करेंगे। उन्होंने जो रैंकिंग ली थी ना, वो रैंकिंग इसीलिए ली थी, उनको पता था टीचर्स थोड़ी सी रैम वैम का मामला करेंगे, रैम वैम का मामला करेंगे, तो उन्होंने कहा रैंकिंग दे दो, एक काम करो, ए है ना, 5 बच्चों का ए बोल रहे हो ना, ठीक है 5 बच्चों का ए है, लेकिन A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, A4 कौन है, A5 कौन, ठीक है। आपका रिकॉर्ड है कि आप 3 से ज्यादा ए नहीं लेके आते, तो हम शुरू के 3 लोगों को तो ए दे देंगे, मान लेते, और जो पीछे के 2 है ना, हम उनको बी दे, सही है। अगेन फिर मैं वही बात करूंगा आपसे कि भाई अगर एएस में आपका डी भी आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ए भी आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर द A2s, सही है। अब A2 पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थ्रेशोल्ड्स A2 के बहुत ज्यादा होंगे। इसकी वजह यह है कि हर बच्चे को पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल रहा है, सही है। आपके पास लेट्स सपोज अगर आप पहले आप 6 या 7 महीने पढ़ते थे, आपको 8 या 9 महीने का स्टडी टाइम है। हर टीचर कम से कम 2 मरतबा सिलेबस रिवाइज करा सकता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है ना। आपको नॉर्मली A2 से स्टार्ट होते थे मिड ऑफ द अगस्त, अब A2 से स्टार्ट हो गए जुलाई से, कुछ कॉलेज ने जून से स्टार्ट कर दिए। तो भाई ऑटोमेटिकली ये जो टाइम इतना ज्यादा मिल रहा है, तो हर बच्चा मेहनत करके आएगा। अब इस दौरान जो मेहनत कम करेंगे ना, वो बहुत मार खाएंगे, समझ रहे हैं। जो बच्चा अगर जो डी वाला बच्चा था ना, वो ई पे आएगा और ई वाला यू पे आएगा, क्योंकि इस दफा जो है इनकी एफर्ट ज्यादा हो रही होगी, तो एज और बीज और सीज बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्ड ऊपर चले जाएंगे, थ्रेशोल्ड ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला जो मार्जिन होगा, वो जो थोड़ा सा भी कम आ रहा होगा, तो वो पीछे चला जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस दफा। तो ये जो बात है बेल कर्व वगैरह वाली और स्टैंडर्डाइजेशन वाली, तो वो बात यही है कि देखिए इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, वो अगर आप कहोगे कहने को नुकसान चलो A2 AS वाले को हो भी रहा है, A2 वाले को तो वैसे भी नुकसान नहीं होता, बेल कर्व पे तो बिठा दो उसको, क्योंकि अगर आप AS के हिसाब से बेल कर्व बनाओगे ना, तो भाई वो वहीं का वहीं बैठ जाएगा, वहीं आ जाएगा। लेकिन AS वाले पे अगर नुकसान चलो मान लिया हो भी गया उसको, ठीक है, टीचर की नहीं मानी गई टीचर की, लेकिन रैंकिंग टीचर की चलेगी। मैं आपको बताऊं, उन्होंने रैंकिंग ली इसी वजह से सेंटर से कि वो इसको इस तरह पुराने हिसाब से सेटल अप कर सकें, ठीक है। और इसमें भी वो परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी करते रहते हैं, सही है। वैसे मैं आपको मीडिया स्टडीज की बात बताऊं, एक कॉलेज के अंदर A2 के अंदर मेरे पास थे 14 स्टूडेंट्स और AS में थे मेरे पास 60 स्टूडेंट्स, तो उनके पास वो परसेंटेज को देखेंगे, समझ रहे ना मेरी बात। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो वो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे भाई AS में कितने थे, उनके क्या ग्रेड्स थे, तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते। जी जनाब। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज के अंदर और थोड़ी सी है कि पता नहीं अब कंफ्यूजन है कि सही है कि मतलब कुछ जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग होते हैं। मतलब उसके अंदर एस की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके अंदर सीज डीज की परसेंटेज जो है वो बहुत कम होती है। वो किस तरह होती है, मतलब मैंने एक जगह का मैंने सुना था कि वो शायद जो कम वाले बच्चे होते हैं उनको अपने इंस्टीट्यूट के नाम से अपियर ही नहीं करवाते। अब पता नहीं सही है कि नहीं। बात असल में सर ये थी कि जब बात आई थी ये परसेंटेज वाली, तो उनको वो एडवांटेज पे नहीं चले जाएंगे? भाई एडवांटेज किस पे जाएंगे? A2 पे जाएंगे, AS पे जाएंगे, मुझे बताओ। AS पे जा सकते हैं सर, AS पे जा सकते हैं ना, सही है। अच्छा चलो चले भी गए, चलो ठीक है, A2 पे चले गए, A2 में तो वही मिलेगा जो AS में था, ठीक है मान लिया। AS में चले भी गए तो ऐसा कौन सा हंगामा हो जाए, क़यामत कौन सी आएगी, मुझे एक बात बताओ सर। रिजल्ट तो नहीं दिखाने के लिए आ गया, नहीं वो दिखाने के लिए चलो A स्टार आ गया, डिस्टिंक्शन आ गए, सारे बच्चों के डिस्टिंक्शन आ गए भाई,
मुझे बताओ फर्क क्या पड़ने वाला है? A2 के अंदर तो वही सामने आएगा। डमी ग्रेड्स हैं। सिंपल सी बात है ना यार, आप थोड़ी सी अकल अगर लड़ाओ, सही है, तो अब वो अम्मा अब्बा को बेवकूफ बनाने के लिए वो अच्छी चीज है, सही है। लेकिन अकलमंद अम्मा अब्बा होंगे जिनको थोड़ा कहानी का पता होगा, बोलेंगे बेटा जो है ठीक है, बेटू पे मेहनत करो। तो बात यही है कि अगर उनके सारे बच्चों के ए स्टार्स आ जाएं, बी भी ना आए कोई बच्चे का, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला कि भाई A2 में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो यही चीज है। तो ये तमाम चीजें इन्होंने जो सिस्टम बनाया है ना भाई, इनको बड़ा टाइम लगा होगा, जाहिर सी बात है। आप देखें ना, बहुत टाइम के बाद इन्होंने बहुत टाइम लगा। तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, देखें इन्होंने तमाम चीजों को सोचा है। हमें शुरू में ये लग रहा था, बहुत सारे टीचर्स को ये लग रहा था, बहुत सीनियर टीचर्स को भी लग रहा था कि ये A2 के रिजल्ट, AS के रिजल्ट को जो देंगे उसको 50% वर्ड देंगे या 80% वर्ड देंगे। तो इन्होंने तो वर्ड दी ही नहीं। जब इन्होंने वर्ड नहीं दी, इससे शुरू में तो हमें लगा कि यार ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्या बकवास है। लेकिन जब हमने इसके बारे में सोचा, तो भाई जो मुझे पर्सनली डिसीजन नजर आया और मुझे चीजें नजर आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये ठीक किया इन्होंने, सही है। इससे किसी से बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सही, ठीक है। ये सही, बिल्कुल सही है। ये सब बेल कर्व वाली जो बात है ना, वाली बात अगर समझ आ जाए, मतलब जो अगर A2 वाले जो स्टूडेंट्स अगर उनकी समझ में आ जाए, तो एक तरह से A2 वालों के लिए समरी में ये है कि उनके वही ग्रेड्स आने वाले हैं जो उनकी AS का है ऑलमोस्ट। एक्सपेक्टेड तो यही, हाँ, एक्सपेक्टेड यही है। और AS के जो बच्चे, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में कई मरतबा ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन A2 गेन द सिमिलर ग्रेड्स एज AS। बिल्कुल। तो सर इसके अंदर एक स्टेटमेंट, सर मैं इसके अंदर और थोड़ी सी वो करना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने एक्सेलरेटेड किया है उनके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो 8 ग्रेड से ज्यादा इंप्रूव नहीं करते। ये एक स्टेटमेंट थी ब्रिटिश काउंसिल की, CIE। जी जी। तो देखिए मतलब एक्सेलरेटेड वाला मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, इस वक्त जो आप फेयरनेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड वाला देखें, प्राइवेट का तो बच्चों ने साइडलाइन कर दिया ना, कहानी खत्म, ठीक है। अब आपके पास कॉलेजेस का एक्सेलरेटेड वाला स्टूडेंट है, ठीक है, सिर्फ वही है। अब कॉलेजेस के एक्सेलरेटेड वाले स्टूडेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ ना बॉस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज तो ये है कि बहुत कम कॉलेजेस ने एक्सेलरेटेड वाले स्टूडेंट्स को अफॉर्ड किया है। सबसे पहली चीज उनकी एविडेंसेस की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत कम स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया। दूसरी चीज जो इस दौरान सामने नजर आती है वो ये आती है कि आप मुझे एक बात बताएं ना, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत कम बच्चे होते हैं, देखें, जो बच्चे जिनको यकीन था ना कि वो U से A मार देंगे, ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड ग्रेड पे नहीं गए, एक्सेलरेटेड वाले, वो विड्रॉ कर गए। उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे पता है मेरा पुराना रिजल्ट भी नहीं होगा इनके पास, मैं विड्रॉ कर जाता हूँ, ज्यादा बेहतर है। और उनके लिए शायद बेहतर यही था। लेकिन जो बच्चे अभी गए हैं वो काफी हद तक चांस पे हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, चांस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी देख सकता है CIE कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से एक्सेलरेटेड के बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है, सही है, वो सही, उसके हिसाब से भी स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकता है। तो एक्चुअल में ये है कि अगर मैं ये बात गलत नहीं होगी कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करेंगे एक एक्सेलरेटेड स्टूडेंट के रिजल्ट को बनाने में। तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, जब भी रिजल्ट आता है तो कुछ मिक्स व्यूज होते हैं, तो ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया और खासा अच्छे रिजल्ट आ गए, कुछ लोगों को लगता है यार मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, CIE तो है ही, ये बिक गए हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई और लोग हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन है, सही है। इनको ये ख्यालात होते हैं ना। मिनासुल कौम अगर मैं बात करूं तो जो चीज अच्छा है वो मेरा है, जो बुरा है वो दूसरों की वजह से है। तो ये जो एलिमेंट है, नहीं, वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से या फिर दूसरों की वजह से। सबसे आसान तरीका है ना ब्लेम गेम। बचपन से ब्लेम गेम देखते हुए आते हैं बच्चे तुम्हारे, तो ऑटोमेटिकली वो आसपास अपनी सोसाइटी में ब्लेम गेम देख रहे होते हैं, इसकी वजह से ये हो गया था, उसकी वजह से ये हुआ, लेकिन ये जो अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ, ठीक है, उसमें किसी और का रोल नहीं था। तो ऑटोमेटिकली तो इतना तो मैं समझता हूँ कि अगर एक्सेलरेट वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ा बहुत ये एलिमेंट होता है
तो भाई इतना तो आप लेवरेज दे सकते हैं सामने वाले को, ये होता है। पूरी दुनिया के एग्जामिनेशन बॉडी के अंदर आप 100% तो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना, जाहिर सी। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं तो सर, ये वो चीज सर एग्जामिनेशन बॉडी छोड़ दें सर, ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ये खानदान की शादियों की ले लेते हैं, खानदान की दावतों की ले हो लेते सकता है यार, वो तो खुशी नहीं हो सकता ना। यानी कि भाई आपने बुफे एंजॉय किया, 10 कोर्स मील एंजॉय कर लिया, उसके बाद आप बोल रहे हो यार मुझे बोटी नहीं मिली, तो भाई जाहिर सी बात है आप क्या करोगे। हैं। नहीं सर, अगर बोटी भी हो जाती तो सर वो फिर मामला आ जाता सर, वो कोल्ड ड्रिंक डाली थी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जाली थी, नमक ज्यादा था। तो आप दुनिया में अगर आप वो कहते हैं ना कि वो संजू के अंदर एक डायलॉग था, बड़ा अच्छा लगा था वो मुझे, कि इस दुनिया का है सबसे बड़ा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, जुमले शायद मैं अल्फाज आगे पीछे कर दूं, इस दुनिया का है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बात बहुत सिंपल सी है कि ये जो रोग है ना कि क्या कहेंगे लोग, तो भाई ये तो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप YouTube चला रहे हैं, अगर आप लोग भी माशाल्लाह चलाते हैं, तो आपको पता होगा बहुत सारे लोग बिला वजह की बकवास करके चले जाते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से मैं जो YouTube के उस्ताद हैं इरफान जनानी साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया था कि ये जो लोग गालियां देके चले जाते हैं, सही है, कहते हैं कि भाई ये जो कोई सेंसिबल आदमी हरकत करके नहीं जाएगा। सही है। वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों में इस किस्म की हरकतें होती हैं, तो मैं समझता हूँ इग्नोर करना चाहिए, आगे बढ़। बिल्कुल सर इसका इस क्वेश्चन में जवाब दे दें। ये एक क्वेश्चन काफी देर से जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स बेनिफिट पे हैं या लॉस पे? यार मुझे वो कमेंट दिया करो, मुझे मजा आता है इसमें ना खेलते हुए कमेंट। अच्छा, बेनिफिट पे या लॉस पे, यार ये कहना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह ये कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए, आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ये फैक्टर्स आपके फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें आपके कॉलेज का जो जिस कॉलेज से आपने भेजी है एक्सेलरेट एंट्री, उसका पुराना रिजल्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है। और एक्सेलरेट का रिजल्ट पर्सनली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है। एक्सेलरेटेड के अंदर एज मुश्किल से आते हैं। ठीक है। सही। बहुत एवरेज होता है, बिलो एवरेज रिजल्ट होता है, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेटेड के अंदर वही बच्चा जाता है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता है। ऐसे या तो वो सब्जेक्ट चेंज कर रहा होता है, या वो किसी सब्जेक्ट के अंदर रिपीट कर रहा होता है किसी सब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिजल्ट बनाने वाली क्रीम होती है वो इसमें नहीं मौजूद होती। हर कॉलेज की एक रिजल्ट बनाने वाली क्रीम होती है, जो आपके टॉप नॉच होता है ना, जब क्रीम होती है, वो इसमें इस एक्सेलरेटेड वाले प्रोग्राम में नहीं होती। तो जब वो नहीं होती, जब आपका ओरिजिनल बैट्समैन आपके अच्छे बैट्समैन ही नहीं खेल रहे, तो भाई स्कोर नहीं बनने वाला। सिंपल सी बात। वो जो आपके जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे होते हैं ना, वो आपकी क्रीम होते हैं। ठीक है। और वो आपका स्कोर बना के देते हैं, सीधी सी बात। तो जब बाबर आजम नहीं खेलेगा, असद शफीक नहीं खेलेगा, तो नीचे वाले खेलेंगे। तो जब शादाब की नीचे वाली टीम खेलेगी तो ऑटोमेटिकली वो स्कोर तो नहीं करेगी ना। तो आप समझ लें एक्सेलरेट वाली शादाब की नीचे वाली टीम होती है। ठीक है। यासिर शाह वगैरह वाली टीम होती है, मार दिया तो सेंचुरी मारेंगे, नहीं तो आप 100 रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते। तो ये इसकी वजह से ये वाला एलिमेंट जो होता है मेजर कॉलेजेस का नेगेटिव पे होता है। ठीक है। तो कुछ जगहों में पॉजिटिव, कुछ सब्जेक्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। अब कुछ उर्दू है, उर्दू होता है एक्सेलरेटेड है, उसमें आता ही एज है। सही है। उसमें एज के चांसेस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसका बेल कर्व अच्छा बनेगा। ठीक है। मुझे लग रहा है कि बीच में काट के लगा देंगे मेरी बात है ना ये, तो मैं जो काटे उसको सुन ले भाई, ये वाली बात भी जरूर लगा देना यार। ठीक है। तो अब बात ये है कि सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है ओवरऑल। अब देखें, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का एक्सेलरेटेड, जाहिर सी बात है यार, उसका AS A2 जान निकाल देता है, वो एक्सेलरेटेड के अंदर जाहिर सी बात है बच्चे के लिए मुश्किल है। तो अब आपने देखना है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसके अलावा अगर आपके एविडेंसेस मांगे गए तो वो देखना होगा कि वो आपकी एविडेंसेस अगर स्ट्रांग है तो आप बेनिफिट में, अगर एविडेंसेस स्ट्रांग नहीं है तो भाई फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम में आएंगे आप। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल उस सब्जेक्ट का थ्रेशोल्ड भी देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरऑल थ्रेशोल्ड कैसा रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थ्रेशोल्ड बड़ा मैटर करता है कि यार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज कितने आते हैं। लेट्स सपोज आपकी कॉलेज ने बड़ी आप पे मेहरबानी की, उन्होंने A बना के भेज दिया। आप 10 बच्चे थे, उन्होंने कहा तुम सारे एक्सेलरेट के बच्चे हो, A बना के भेजेंगे हम, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है। अब उस सब्जेक्ट के अंदर भाई दुनिया में आते ही 5% लोग A लाते हैं।
तो वो आपकी बात पे कैसे यकीन कर ले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो क्रॉस चेक करेंगे एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं। उनके पास वो डाटा नहीं है कि आपने क्या पढ़ा हुआ, इस वक्त उनके पास वो स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। वो देख रहे हैं पुराना पास का रिकॉर्ड क्या है, सही है, पास के रिकॉर्ड को देख रहे हैं, इस कॉलेज का रिजल्ट क्या है, इस कंट्री का रिजल्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में रिजल्ट क्या है, ठीक हो गया बॉस, हाँ ठीक है, इस हिसाब से इसको सेटल कर दो। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। तो इस हवाले से कहना कि इनका रिजल्ट एग्जैक्टली क्या बेनिफिट पे होगा, लॉस पे होगा, मैं समझता हूँ अगर आपका रिजल्ट, अगर मैं आपको इसमें एक कंक्लूजन वाली बात करने वाला हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका रिजल्ट एक्सलेट में ऐसा आ जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो भाई मैं कहूँगा कि खामोशी से एडमिशन लो, रिजल्ट लो, एडमिशन लो और यूनिवर्सिटी जाओ, rather than investing you one more year in A levels और फिर A2 दो, अपनी जिंदगी को फिर टेंशन डालो, ठीक है। तो मैं ये समझूंगा कि मेरी एडवाइस ये होगी ऐसे तमाम लोगों से कि अगर आपका ऐसा रिजल्ट भी आ रहा है एक्सपेक्टेड के बाद, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद, कि जिसके थ्रू आपका ये यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाता है, आपने रखा था 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रखा था, नंबर A यूनिवर्सिटी, B, C, D, E, मैं समझता हूँ अगर E में भी आपका एडमिशन हो जाता है ना तो चले जाओ। आपके 5 ऑप्शंस आपने खोल के रखे हुए थे अपने लिए, ठीक है, हर बच्चा 4-5 ऑप्शन से खोलता है ना, तो उन ऑप्शंस में से अगर किसी भी ऑप्शन में आपका एडमिशन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पेंडेमिक ईयर है, ये बहुत प्रॉब्लम में रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता है क्या कहा, एक बात कही जिसपे मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, उन्होंने कहा भाई हम सोच रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का ना गैप ईयर ले लो। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चों ने, हाँ बड़े अजीम लोग हैं यार, सलाम सलूट पेश करना चाहिए। यानी कि जिंदगी में हमारी कौम को वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है ना। दुनिया में सबसे सस्ती चीज इस मुल्क के अंदर वक्त है सही है। तो यानी कि अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 22 साल में जॉब मार्केट में आने वाले थे तो अब आप 23 साल की उम्र में आएंगे, सही है। अब आपके पास पहले लेट सपोज वर्किंग, अगर मैं बोलूं हमारे यहाँ पे लोग अगर 30 साल काम करते हैं तो अब आप 29 साल काम करें। आपने अपना जो, अगर आपने इक्विटी के हिसाब से मैं बोलूं आपने कितना अर्न करना था, लेट्स सपोज आपने जिंदगी में 3 करोड़ रुपए अर्न करने थे, तो आपने जो है अपने 2 करोड़ 90 लाख रुपए अर्न करने वाले हैं। सोचें इस बात, आपने कितना लॉस किया अपना इस एंगल से। अच्छा क्यों सवाल, मैंने कहा भाई ऐसे ख्याल आ क्यों रहा है, मुझे पता तो चले, रीजन तो पता चले। उन्होंने कहा भाई इन 2 सेमेस्टर में तो वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी जब खोले हम तभी जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो हम पार्टी करनी है। इमेजिनेशन तो यही है ना भाई कि यूनिवर्सिटी जाएंगे तो पार्टी होगी, लाइफ अच्छी होगी। तो बात यह है कि ऐसा हरगिज ना सोचें भाई। और ऑनलाइन पढ़ना यार इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा टीचर्स ट्रेन हो गए हैं इस हवाले से, और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाएं और अपना वक्त बचाएं। मैं तो कहता हूँ आपने जो एक्सीलेंट वाले बच्चों को मैंने जो फाइनल बात की है वो ये बात की है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन हो रहा है, खामोशी से ग्रेड लो, यूनिवर्सिटी में बैठो, चिलिंग करो, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। सर मैं ऐसा क्वेश्चन, सर मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूँ यार। नहीं मैं सर मैं मौका नहीं देता, सॉरी मैं मौका नहीं देता, चलने देता हूँ। सर मैं ये बेलकर वगैरह का अभी 1 आध दिन पहले मैंने एक ग्राफ देखी थी इनकी, ब्रिटिश काउंसिल वालों की, तो मैं इसको पढ़ रहा था, पूरी तरह नहीं पढ़ा था, बहुत लंबा होता है खैर। तो जनरली मुझे आइडिया आया था कि कह रहे थे कि एक तो ऑब्वियसली ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पास, के ग्रेड्स सब्जेक्ट वाइज प्रीवियसली कैसे आए हैं, सेंटर वाइज कैसे आए हैं, और अब वो उसके मतलब दैट विल इम्पैक्ट आवर ग्रेड्स बेसिकली। तो मुझे, और जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जितने और बच्चों ने वो पढ़ा होगा उनको ये टेंशन जरूर होगी कि, लेकिन इस साल तो सारे स्टूडेंट्स को ग्रेड नहीं देंगे ना, जिन स्टूडेंट्स को शक था कि उनका डी आएगा, ई आएगा, मे बी कुछ सी वाले भी बच्चे होते हैं कुछ ऐसे, उन बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया कि यार मैं अक्टूबर नवंबर में कर लेता हूँ, मैं यहाँ एक्सपेक्टेड ग्रेड्स में नहीं फंसना चाहता। तो क्या उनके एक्शंस की वजह से हम लोग, हमारी स्टैंडर्डाइजेशन पीछे होगी? देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। और मैं आपको बताऊं ये जो सवाल आपने पूछा है, ये बड़े बड़े कॉलेजेस की मीटिंग में ये सवाल डिस्कस हुआ है और बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने ये सवाल रेज अप किया है, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझसे ये सवाल किया। देखिए बात यह है कि इस वक्त जब ये चीज़ फाइनलाइज हुई ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस की जो पूरा फोकस था वो ये था कि वो अपना 100% बच्चा
एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ लेके चले जाएं ताकि वो इस चीज से बच सके। और मेजॉरिटी कॉलेजेस ने ऐसा ही किया ताकि ग्रेड फेयर रहें। और ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से भी कोशिश ये की गई थी कि ऐसा ही हो कि सारे बच्चे चले जाएं ताकि मामला बहुत क्लियर हो जाए। सही है। बहुत कम कॉलेजेस हैं ऐसे मैं जानता हूं जहां पर उनका 10% से ज्यादा बच्चे अक्टूबर नवंबर में गए। बहुत कम कॉलेजेस हैं, आई कैन काउंट द नंबर्स ऑन माई फिंगर्स। ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं कि जहां पर बच्चे 10% ज्यादा बच्चे अक्टूबर नवंबर में गए। मेजर बच्चा आपका एक्सपायरी डेट पे जा चुका है। तो हम इस हवाले से कह सकते हैं कि ये वाला इशू काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। फिर वही आखिर में वही वाली बात करूंगा, अगर आप एएस के हो तो चिल करो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है। A2 में तो सब वैसे का वैसे ही होना। A2 के अंदर तो 90% चांस है। जो मैं कहता था, जो 10% जो मैंने लेवरेज रखा हुआ है ना, वो इसी वजह से रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ A2 के अंदर कोई बेवकूफ़ी होगा जिसका लेट्स सपोज अगर एक मुनासिब ग्रेड है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे थे जो ई वाले बच्चे थे, वो नहीं गए। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मैं बताऊं हार्डली इम्पैक्ट जो आएगा वो एक ग्रेड का आएगा। इससे ज्यादा इम्पैक्ट के चांसेस नहीं है। स्टैटिस्टिकल एक स्टार्ट के टीचर है, मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा यार स्टैटिस्टिकल ये चीज पॉसिबल नहीं है कि बच्चे का एक से ज्यादा ग्रेड दे। ठीक है। बहुत ही कोई रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा ग्रेड गिरने के चांसेस होंगे, लेकिन देखें कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं जिंदगी के अंदर। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हम आपको डिस्काउंट देके आपको रीटेक का ऑप्शन दे रहा है ब्रिटिश काउंसिल। तो ये एक ऑप्शन है उनके पास कि अगर उनके साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो दे कैन गो फॉर दैट ऑप्शन। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि यार रीटेक पे तब जाओ जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा। देखो ए लेवल्स जो होता है ना, वो आपकी जिंदगी में ब्रिज होता है फ्रॉम योर स्कूलिंग टू द यूनिवर्सिटी लाइफ। ब्रिज के ऊपर आप घर नहीं बनाते हो, याद है, ब्रिज गुजरने के लिए होता है। सही है। घर आप एक फ्लैट लैंड पे बनाते हो, ब्रिज पे नहीं बनाते हो। तो ए लेवल्स पे अगर आप अपना घर बना लोगे ना, ब्रिज घर पे बोलोगे यार मैंने झुग्गी बनानी है यहाँ पे, तो वो झुग्गी बनेगी अच्छी से। सही है। आने जाने वाले लोग हटाते हुए जा रहे हैं, जाओ यार आगे, आप बोल रहे हो यार मैं जाता हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल सिनेरियो हो जाता है अगर आपका ए लेवल्स फंस जाए। तो ये वो आपकी झुग्गी बन जाती है आपके ब्रिज के ऊपर और आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने ए लेवल जिंदा फंस गया 4-4 5-5 साल तक, और उन बेचारों को फिर अपने एजुकेशन छोड़नी पड़ी क्योंकि आगे वाले फेज पे आप एंटर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने किसी ने बिजनेस कर लिया, लड़कियों ने शादियां कर ली। सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो इस तरह से वो अपनी इज्जतें बचा लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम इसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं क्या है, हम अपने लिए नहीं पढ़ते, हम सोसाइटी के लिए पढ़ते। जिस दिन ये काम अपने लिए पढ़ना शुरू हो जाएगी ना बॉस, तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लोगे, पहली चीज, जब आप अपने लिए पढ़ रहे होगे, जब आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लोगे जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली शायद आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। बच्चों के साल कैसे ज़ाया होते हैं कि भाई बच्चा जो था उसका दिमाग जो था वो इंक्लाइन था कॉमर्स साइड पे, वो साइंसेस पढ़ रहा है। सही है। वो क्लास में टीचर से सवाल पूछे एटम क्या होता है, वो बोले भाई तू यहाँ पे हो बैठा हुआ क्यों है ए लेवल्स के अंदर। सही है ना। तो अब होता क्या है कि ऑटोमेटिकली उसका 1 साल ज़ाया हुआ। अब होता क्या था, एएस के अंदर रिजल्ट खराब आया, A2 में बच्चे ने माशाल्लाह एएस रिपीट करने के बजाय एक्सेलरेटेड ले लिया। जहां उस कमाल आदमी से एएस नहीं निकला, वो एक्सेलरेटेड निकाल रहा। ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें बच्चों की काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। देखें उनके पेरेंट्स ने ये लेवल्स नहीं दिया हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स ने नहीं दिया हुआ, उन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए। बच्चों की काउंसलिंग अगर नहीं होगी, काउंसलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं होंगे और उसमें इफेक्टिव काउंसलर्स नहीं होंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, और यही मसला होता है। तो वो A2 के अंदर जब एयर आता है तो वो बोलता है मैंने एक्सेलरेटेड देना है। एक्सेलरेट जब उससे एएस नहीं हो आता तो अभी एक्सेलरेट तो खाक नहीं होने वाला। तो भाई A2 ही नहीं, एक्सेलरेट वहां पे 2 साल जाया होगा। अब वो बोलता है, अब उसको अकल आती है। ठीक है। अब वो यहाँ पे अकल आती है, अब वो 31 साल में फिर कोई अटेम्प्ट करता है। मैंने कुछ बच्चों को देखा 4th ईयर में जाके, जब वो 4था साल शुरू होता है, 4th अटेम्प्ट में जाके सब्जेक्ट चेंज करता है।
अब आप मुझे बताओ 4th ईयर में आके उसकी जो डेडिकेशन लेवल होगा, उसका जो एंथुसिज्म होगा, उसकी जो ख्वाहिश होगी पढ़ने की, डिजायर होगी, वो कितनी होगी। वो तो बोल रहा है भाई बस मुझे पास करा दो, मैं ये मेरा पुलिस राज बन गया जिंदगी का, इसको बस मुझे गुजरना है किसी तरीके से। तो वो आपका पैशन कम हो जाता है। जब पैशन कम होता है आप 4th ईयर में भी हम मार खाते हो। जब आप 4th ईयर में मार खाते हो, फिर 5th ईयर में या तो आप पास कर जाते हो किसी तरीके से, या फिर आप छोड़ दो। और ये चीज हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक है। आपका अंडरग्रेड का लेवल कम हो रहा है। आपके पास कितने लोग हैं आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पा रहे। द रीजन इज सेम कि ये तमाम इश्यूज हैं। और इश्यूज शुरू कहां से होते हैं पता है आपको? ये शुरू होते हैं क्लास 8 से। क्लास 8 के ऊपर वो बड़े मसले होते हैं। बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं रिजल्ट्स की विंडो ड्रेसिंग की जा रही होती है। टीचर से पूछा जाएगा कि भाई आपके रिजल्ट क्यों खराब हुए, तो टीचर बोलता है चलो पास कर दो उसको। तो खत्म हो गई कहानी, बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो गया। अब वो जब 10th में पहुंचता है तो भाई गेम खराब हो चुका होता है। 10th वाला टीचर 11th वाला टीचर आपको थोड़ी ना छोड़ेगा। बस वो किसी ना किसी DE से पास होते हैं। और ये यहाँ से आपका जब आप 8 के अंदर पता चलता है ना आपको कि भाई जो आपका रियलिटी चेक मिलता है फर्स्ट टाइम, और वो वहां से जो बच्चे का ग्राफ डाउन होना शुरू होता है, वो आपका A लेवल्स तक खराब हो जाता है। तो ये स्टोरी होती है, पूरी एक सिनेरियो होती है। और ये मैं आपको बताऊं, ये तमाम चीजें हम अपनी आंखों के सामने देखते कि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे चेहरे के, मेरे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं कि जिनके साथ ये तमाम चीजें मैंने होते हुए देखी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद ये आज की पॉडकास्ट में तो कवर अप नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम जरूर इस पे आगे जरूर बात करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल कवर करेंगे। सर अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे, पहले तो उनको पता नहीं था कि उनको करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने बोला हम आपको बाद में बताते हैं। फिर इवेंचुअली उनको मना कर दिया कि जी आप ये वाला ऑप्शन वो ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल के पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे। फिर उसके बाद फिर एक मतलब और ये स्टेटमेंट आती है कि हम आपको ये चांस दे रहे हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूशन, अपने स्कूल चले जाएं, आप अपने कॉलेज चले जाएं और आप एडमिशन करवा लें और आपको हम एज अ रेगुलर कैंडिडेट ही मान लेंगे। देखिए मैं आपको उसके अंदर सर जब वो जो सिचुएशन बनी थी ना सर, वो बड़ी मजे की सिचुएशन बनी थी। हाँ, वो मछली बाजार बन गया था। बहुत बातें सुनने को, मतलब बहुत सारे केसेस सुनने को मिले थे। हाँ जी बोले मैं ये कहूँ कि बेसिकली ये हो गया था कि जो ये प्राइवेट कैंडिडेट से ये बेसिकली मछलियां थी, और जितने कुछ स्पेसिफिक कुछ कॉलेजेस सेंटर्स वगैरह थे, ये मगर मछली ये बिल्कुल टारगेट कर रहे थे इन्हें, इनको एक मौका मिल गया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सीन क्या है कि ये कुछ हमारे पाकिस्तान के, अगर आप एक्चुअली, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ दुनिया की काफ़ी करिकुलम्स को स्टडी करने का 1-2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से, दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ के जो सिस्टम्स हैं एजुकेशन के, वो स्टडी करने के हवाले से। तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, आपको पता है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है CI, और इसकी वजह यह है कि हमारा जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं, सीधी सी बात। तो अब इशू क्या हुआ? तो इशू ये होता है कि हमारे यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। जब मार्केट बहुत बड़ी होती है तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेटेजी, देखिए बात समझने वाली है। एक कंट्री है जहाँ पर आपका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, और एक कंट्री है जहाँ पे आपका मार्केट शेयर छोटा है, ठीक है। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी ये पॉलिसी ऐसी जगहों के लिए तो बहुत अच्छी थी जहाँ पे इनका मार्केट शेयर छोटा था, जहाँ पे कम कॉलेजेस थे, जहाँ पे कंपटीशन कम था, और इस किस्म की हरकतों के चांसेस बहुत कम थे। क्योंकि जब आपके पास मछलियां ही कम होंगी तो मछेरे भी कम आएंगे, जाहिर सी बात, ठीक है। तो ये चीज बड़ी आइडियल थी उन लोकेशंस के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के मामला, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, एथिकल वैल्यूज बड़ा मैटर करती हैं इसके अंदर। नहीं सर, हाँ नहीं, वो बहुत सारी कौमें हैं जहाँ पे एथिकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि मैं एक कंट्री में था, वहां पर जो सिंथेटिक लेदर होता है ना, उसके पर्सेस नजर आए थे। मेरी वाइफ ने मुझसे उनसे पूछा कि यार ये लेदर है?
उसने कहा नो इट्स नॉट लेदर, इफ यू वांट लेदर गो दैट वे। उसने नहीं बेचा हमें, सही है, वो चाहता तो हम 4 पर्सेस पसंद करके साइड लाइन कर चुके थे। उनकी इथिकल वैल्यूज बहुत हाई है, ठीक है। तो बात ये है कि इथिकल वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं कि अगर एक बच्चे को जब मेरे सेंटर ने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, या तो मैं अपना कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं कि यार मैं उसका टेस्ट लूंगा, उसकी बेसिस पे मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे मैं लाहौर के कुछ सेंटर्स को जानता हूं जिन्होंने ऐसा काम किया भी, कि उन्होंने बच्चों के बाकायदा टेस्ट लिए और उनको उस हिसाब से ग्रेडिंग असाइन किए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अगर वो इस चीज के अगेंस्ट में पैसे चार्ज कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ दैट्स अ वेरी कूल थिंग, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप असेस कर रहे हैं सामने वाले को, आप टाइम लगा रहे हैं, उसके लिए पेपर बना रहे हैं, आप पेपर चेक कर रहे हैं, उसके पूरे एविडेंसेस को देखिए, पूरा केस बना के फाइल कर रहे हैं, ठीक है। लॉयर भी जब मेरा केस बनाता है तो ऑटोमेटिकली वो मुझसे पैसे चार्ज करने का हक रखता है। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तुम मछली हो, मेरे जाल में आ जाओ और इतने पैसे दो और तुम्हें मैं अपना स्टैंप लगाऊंगा, कहानी खत्म, तो मैं ये समझता हूँ इट्स नॉट अ गुड थिंग। और ये चीजें पाकिस्तान में होने का तो अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये ऑप्शन खोला, वर्ल्ड काफी सारे दुनिया की काफी सारी कंट्रीज में ऑप्शन खोला गया था, तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस ऑप्शन को नाजायज फायदा उठाया गया, ये मैं कहने में बिल्कुल हक बजाने में। बहुत सारे, देखिए अगर ऐसा हो रहा है ना, देखिए बहुत सारे कॉलेजेस ने ये चीज सही है, एक डायरेक्टर जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है अपने सेंटर में, वो टीचर जानता है, उसको जानता है, उसने उसको पढ़ाया है, सब कुछ जानता है, वो उस बच्चे के एडमिशन अपने कॉलेज से करा दे, इसमें मैं समझता हूँ गलत नहीं, क्योंकि एक अथॉरिटी है, बैकग्राउंड का पता भाई उसका कॉलेज है, उसकी मर्जी, वो उसने पढ़ाया है उस बच्चे को, एक राइट है, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन आप XYZ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इस चक्कर के अंदर अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को, बच्चों का फायदा भी हुआ, बहुत सारे बच्चों के जैसे आखिर एडमिशंस फंसे हुए थे, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन चली गई, तो एक हेड पे ये पॉजिटिव भी था। लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज को अगर ब्रिटिश काउंसिल थोड़ा सा क्लियर कर देता कि भाई आपने इस तरीके से लेना है, ठीक है, आप ऐसे इसका टेस्ट लेंगे, इसकी ये एविडेंसेस जमा करेंगे और ये प्रोसेस करेंगे और आप इतनी फीस चार्ज करेंगे, यहाँ से आपका फी रेंज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप फी चार्ज करेंगे, तो दैट्स फाइन। ये इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि जब आपने कोई रेगुलेट, देखें जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, उसका काम होता है रेगुलराइज करना चाहिए, ठीक है, कि आप रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है कि आप चीजों को सिस्टमाइज करते हैं, कि बोले भाई ये चीज ऐसे हो। इन्होंने सिर्फ परमिशन दे दी, सही है, बिल्कुल भी भाई देखिए सिंपल सी बात है ना, आप जब परमिशन देंगे तो YouTube ने कहा एनीवन कैन स्टार्ट देयर YouTube चैनल, तो भाई चाचा शकूर ने भी अपना चैनल स्टार्ट कर लिया, सही है, फिर कुछ भी होने लगा, ठीक है, तो और उस पर फिर रेटिंग भी आने लगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि रेगुलराइजेशन जरूरी होती है। आप YouTube के ऊपर कुछ भी ऑन एयर कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी ऑन एयर कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे कुछ भी ऑन एयर नहीं कर सकते, उसमें पैमरा बैठा हुआ, PTA बैठा हुआ, वो पकड़ने के लिए मौजूद, सही है। तो होता यह है कि जब आप बगैर किसी रेगुलर, अब क्या हुआ, जब YouTube वगैरह को अंदाजा हुआ कि रेगुलराइजेशन ऑफ हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, चीजों को रेगुलराइज करना शुरू कर दिया। जैसे आप अगर आप कोई चीज वीडियो डालते हैं तो आपको किड्स पॉलिसी के हवाले से आंसर करना पड़ता है, आपको उसके अंदर कोई अब्यूजिव कंटेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आपने कॉपीराइट्स, PG-18 के एलिमेंट्स देखने होते हैं। तो अब क्या हुआ, आहिस्ता रेगुलराइज है ना चीजें। तो यही चीज अगर आप ब्रिटिश काउंसिल थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिक वे में करता, एज अ रेगुलेटर कर रहा होता, तो वो बहुत बेहतर हो सकता। ये पूरा क्यास क्रिएट हुआ, ये लैक ऑफ रेगुलराइजेशन है, मैं समझता हूँ, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो सर अगला क्वेश्चन ये कि इस वक्त जो है जो रिजल्ट आना है, परसों जो रिजल्ट आना है, उसके अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक जिनको उससे कोई मतलब नहीं है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बैठे हैं, या फिर यूएस के जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आ जाए, असल में तो A2 पे बेस करेगा। दूसरे वो बच्चे हैं जो कि जिनका आधा रिजल्ट जो है यहाँ फंसा हुआ है और आधा रिजल्ट जो है वो उन्होंने मतलब आधा अक्टूबर नवंबर में दे रहे हैं, तो उन्होंने दोनों जगह पाँव डाले हैं। और तीसरे वो हैं जिन्होंने सारे के सारे जो है वो एक्सपेक्टेड पे जो इवैल्यूएशन बेस्ड ग्रेड्स हैं उनको ले लिया है। तो सर इन तीनों के बारे में क्या कहेंगे, मतलब जिन्होंने ये क्योंकि बाकी जो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा
दूसरा ऑप्शन जो है, जिन्होंने दोनों जगह टांगे फंसाई हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? यार अगर आपका कोई A2 आप AS आपने दिया हुआ है, आपको पता है आपका AS में BSE है, A है, ABC में से कुछ है, और आपको पता है आप उसी के आसपास स्कोर कर लोगे, दैट्स फाइन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके लिए एक्सीलरेट था, उनको पता था कि मैं एक्सीलरेट में जाऊंगा तो नहीं हो सकता, सही है, तो उन्होंने सही किया यार, आगे उनको करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि उनको अक्टूबर नवंबर में कहानी खत्म करके यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अक्टूबर नवंबर के स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, क्योंकि शुरू में एक जो डिसएडवांटेज देखा जा रहा था अक्टूबर नवंबर में जाने का, वो ये भी था कि जो हमारा लोकल सिस्टम था, उन्होंने कहा था कि हम आपको, उन्होंने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था कि हम आपको आपका जो प्रीवियस रिजल्ट है उससे 3% जो है वो इंक्रीज करके आपको रिजल्ट देंगे, और वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से अगस्त वगैरह में। और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का सब कुछ चलता है उसी तरह चलेगा। और जो डिसएडवांटेज पे जा रहे थे उस वक्त बच्चे, वो ये अक्टूबर नवंबर वाले थे, तो इसको देख के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, स्प्रिंग खोला एडमिशन्स के लिए। तो मेरे ख्याल से शायद काफ़ी खुशाइन बात है ये भी। अब सर आ जाते हैं तो मुश्किल सवाल की तरफ, वो ये वाला है कि ये अक्टूबर नवंबर जो है इसका क्या होगा? हाय अक्टूबर नवंबर, इसका क्या होगा? देखिए, सवाल बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब मैं 100% तो आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज ये है कि अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स जो होंगे, पहली चीज तो ये कि इनको अपनी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स बहुत बढ़ानी पड़ेंगी, पहला प्रॉब्लम, ठीक है। आपके पास रेगुलर अक्टूबर नवंबर वाला बच्चा ही मौजूद है, आपके पास वो बच्चा भी मौजूद है जो मई जून में मौजूद था, ठीक है। यानी कि आपको अपनी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट मिनिमम 50% इंक्रीज करनी पड़ेगी एक रेगुलर एग्जाम से। और अगर मैं अक्टूबर नवंबर के हिसाब से बोलूँ तो यू नीड टू इंक्रीज योर अरेंजमेंट बाय 200%। जहां पहले 50 स्टूडेंट्स आते थे, वहां पर 150 स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो अब इशू ये है कि ड्यूरिंग द कोविड क्या ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या आप 6 मीटर का डिस्टेंस रखें, वो 6 फीट का डिस्टेंस रखें, आप सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करें, ये पॉसिबल है। आप मास्क रेगुलराइज मस्ट कर दें, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अब जो लास्ट स्टेटमेंट है अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स के हवाले से, वो ये है कि देखिए, ब्रिटिश काउंसिल और CI तो लाजमी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे किसी भी तरीके से इसको एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, सीधी सी बात। उनकी प्रायोरिटी तो ये होगी कि भाई देखें, एक है हमारी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और ग्राउंड रियलिटी, और एक है आपकी विलिंगनेस, ठीक है। इनकी विलिंगनेस तो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो इनको एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी बहुत खतरनाक पॉलिसी होगी। और उस पॉलिसी के ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा यूनिवर्सिटी की जानिब से हो सकता है कि अगर ऐसा बच्चा जिसने AS मई जून में दिया है और अक्टूबर नवंबर में उसने A2 का रिजल्ट दिया हुआ है, A2 के लिए उसने अपने आप को एनरोल कर दिया, तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए ना कि उसका तो सारे जिंदगी का A लेवल्स का रिजल्ट ही पूरा एक्सपेक्टेड पे आ गया, तो यूनिवर्सिटी उसको रेगुलराइज कैसे करेगी? ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे वैसे कम होंगे, मैं आपको बताऊं, ऐसे बच्चे काफी कम होंगे, क्योंकि जो बच्चा मई जून में जा रहा है वो नेक्स्ट मई जून के अंदर A2 के लिए जाएगा, मेजर बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, और उन्होंने ये बात मेंशन भी की कि हम कोशिश पूरी करेंगे। अब इसमें कुछ उन्होंने FAQs दिए, उन्होंने कहा कि भाई अगर दुनिया के मेजर हिस्सों के अंदर हम एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं और दुनिया के किसी हिस्से के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते, तो भाई वहां के बच्चों को डायरेक्ट हमें मई जून में डालना पड़ेगा, हम उनके लिए कोई नई पॉलिसी बनाने वाले नहीं। साल पूरा गया, ठीक है, कोई चांस नहीं। अच्छा, अब क्या होता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में नहीं हो पाते हैं एग्जाम्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कोई नई पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहानी को समझें, अगर और उन्होंने एक और बात की कि हम कोई नया प्लान नहीं करेंगे, हमने जो डेट्स दी हैं हम इन्हीं डेट्स पे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, हम इन्हीं डेट्स पे एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। अब आते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की सूरत हाल के हिसाब से। भाई देखें, कल से अभी मैं आ रहा था तो भाई पार्टीज वगैरह फुल ऑन हो चुकी है, बिल्कुल सही है, रोड्स पे फुल टाइम ट्रैफिक नजर आ रहा है, हॉल्स की भी लाइट्स जल गई थी, मैंने भी देखा,
और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुले खुले नजर आ रहे थे, सब तैयार थे, 12 बजने का वेट कर रहे थे, उसके बाद बोलेंगे हमने डाइन इन खोलना है। सही है। आप 10th ऑफ अगस्त के ऊपर मौजूद हैं, अगर आपने ये फेज खोला और कोरोना ने कोई शूट नहीं किया ज्यादा, तो आपके स्कूल 15 सितंबर को खुल जाएंगे। बिल्कुल होगा। सही है। अगर आपके स्कूल्स खुल जाते हैं तो भाई पाकिस्तान में एग्जाम ना कंडक्ट करने की कोई और वजह सामने नहीं आती। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही एक दो और कंट्रीज में हो गया तो ब्रिटिश काउंसिल बोलेगा, सीआई बोलेगा भाई एग्जाम कंडक्ट कर लो। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दुबई पूरा खुल गया है, खुल गया, टर्की खुल गया है, खुल गया, सही है, ठीक है, मलेशिया खुल गया है, सही है, सऊदी अरब सिवाय मक्का के सब कुछ खुल गया है, सही है। अब आप विद इन अ मंथ आप देखेंगे पूरी दुनिया के स्कूल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका स्कूल खुल रहा है और एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा तो फिर तो ये तो सीआई के हेड पे आ जाएगा, सीआई नहीं करना चाह रहा। ठीक है, बिल्कुल होगा। अगर हाँ बिल्कुल, तो अगर देखिए बात दरअसल यहाँ पे ये समझिए कि अगर मैं तो दुआ गया कि यार ये कोरोना शूट ना करे, इन तमाम चीजों के खुलने की वजह से कोरोना शूट अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ना शूट करे, ये शूट नहीं करेगा तो यार देखो बहुत सारी चीजों में फायदा है इसका। देखो ये कतई तौर पे विश नहीं रखना अपनी कि एग्जाम्स कंडक्ट ना हो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अब जो पॉलिसी आएगी ना बड़ी बदतरीन पॉलिसी आएगी। और अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान में शूट कर गया, देखें यूएई ने कंट्रोल किया हुआ है, सऊदी अरब ने कंट्रोल किया हुआ है, मलेशिया थाईलैंड कंट्रोल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, थाईलैंड ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर दिया, उन्होंने टूरिज्म ही बैन कर दिया, ठीक है, टर्की भी कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने टूरिज्म खोला हुआ है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि दुनिया में ऐसी फजा फैल रही है कि आप एग्जाम कंडक्ट कर सको विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स, हो सकता है। सही है। तो ऑटोमेटिकली हम उस तरफ जा रहे हैं कि शुरू में मुझे भी लग रहा था कि एग्जाम्स होंगे, लेकिन जिस तरह से चीजें खुल रही हैं अब बस दुआ करेंगे अगर कोरोना नहीं शूट करता है तो बहुत सारी चीजें आपका एग्जाम्स हो जाएंगे, और एग्जाम्स हो जाएं तो बेहतर है, अदरवाइज जो पॉलिसी आएगी वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक है, इससे आपके मजबूरी भी होगी है। हाँ, कुछ लोगों की शायद मजबूरी भी होगी है, मतलब ये वाले एग्जाम। बिल्कुल मजबूरी होंगे, आपका साल जाया हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी में 1 साल पीछे हो जाएंगे, तो ये मामला है बस। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये ज़्यादा शूट ना करे, क्योंकि कुछ मतलब ये वाले काफ़ी मुल्कों की एग्जांपल्स तो हैं हमारे पास जहाँ पे ये शूट नहीं किया, मगर कुछ मुल्कों की एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे कि अब जो है वो दोबारा से जो है वो कोरोना जो है वो वेव आ रही है, बिल्कुल आ रही है, न्यू वेव आ रही है, सेकंड वेव कहते हैं वो। देखिए बात यह है कि किसी ने कहा था ना, मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा था कि भाई कोरोना इज जस्ट लाइक अ वाइफ, इनिशियली यू क्राई देन यू नीड टू लिव विद इट, ठीक है। तो अब क्या है, शुरू में आप रोगे, आखिर में आपने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो आप कब तक दुनिया को बंद रखोगे, सवाल ये सही है, आप कब तक बंद रखोगे। आप ख्याल रख सकते हो मैक्सिमम, लेकिन ये है कि हम वैसे ही दुनिया 5-6 महीने पीछे आ चुकी है, 5-6 महीने बंद होके 5-6 साल पीछे आ चुकी है, ठीक है। तो आपके पूरे जॉब छोड़े, पूरे सेक्टर छोड़ गए बॉस, आपका टूरिज्म का पूरा सेक्टर, एविएशन बुरी तरीके से इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें हैं जिसका जो आपने जिनका सर्वाइवल गुजारना है बड़ा मुश्किल है, जिनके बगैर आप आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो सर मैं खास शायद आपका काफी ज़्यादा टाइम लेता हूँ। अरे आपकी मोहब्बत है, मजा बहुत सर, बहुत मजा आई ये वाली डिस्कशन करके, मतलब बेहतरीन डिस्कशन हो गया सर, बेहतरीन डिस्कशन हुई है। हर जो मेरे ख्याल से हर टॉपिक को हमने उसके डेप्थ में जाके जो है ना उसको कवर किया है, हर एस्पेक्ट से कवर किया है मेरे ख्याल से। तो सर एक सा फाइनल मैसेज जो देना चाहें इस रिजल्ट के हवाले से जो कि परसों आने वाला है। यार रिजल्ट वगैरह के हवाले से पर्सनली मैं कोई ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं पर्सनली जो मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं समझता हूँ कि प्लान फॉर द नेक्स्ट, आगे के लिए प्लान करो सर
विजन्स बनाओ अपनी जिंदगी का, ठीक है। अब ये छोटे मोटे देखो, जब एग्जाम दे दो ना उसके बारे में ज्यादा सोचो ना, सही है। उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाओ कि अगर ये आया तो ये करूंगा, ये आया तो ये करूंगा, एंड थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एंड वर्क फॉर द नेक्स्ट स्टेप rather than ओवर थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस थिंग। देखें, पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता, तो वर्क फॉर द फ्यूचर इन द प्रेजेंट, सही है, rather than thinking about the past। बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होते हैं, बोलते हैं मेरे साथ वो हो गया था, इसमें ये हो गया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहानी शुरू करते हैं, सर मेरे पास ना O1 में ये हुआ था, O2 में ये हुआ, AS में फिर मेरे साथ ये हुआ, A2 में ये हुआ, अब मैं एक्सेलरेटेड दे रही हूँ, अब बताएं क्या हो। सही है, मैं मतलब बेटा मेहनत कर लो या ये कर लो, या फॉर्मूला बना के दिए कि इस तरह से कर लें। सर मेरा रिजल्ट ना पहले भी खराब हुआ था। अबे भाई तुम why the hell you are thinking about the past? Think about the future। सही है। तो जब जिंदगी में आगे के बारे में सोचोगे ना, ठीक है, तो शायद जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे और तुम्हें चांसेस भी मिलेंगे और तुम मेहनत करने का तुम्हारा दिल भी चाहेगा, क्योंकि तुम्हें नजर आ रहा होगा कि यार मैं आज मेहनत कर ली ना तो शायद कल मेरा अच्छा हो। तो थिंक अबाउट समथिंग, यानी कि देखो याद रखो, और अपने, मैं कहता हूँ कि यार अपने जो ख्यालात होते हैं ना, अपना जो विजन होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई इंसान अपना जब विजन शेयर किया करे ना उसका मजाक नहीं उड़ाओ, सही है। मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने कमरे में कोई 10-12 लोगों को बुलाया था जब उसने फेसबुक, मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी का शायद इशू आ, हाँ मैं I'm back। कोई कॉल आ गई थी, अच्छा। तो उस कमरे में 5 या 6 लोग बैठे रहे थे और रिमेनिंग लोग उठ के चले गए। जो 5 या 6 लोग बैठे रह गए थे उस कमरे में, इस आइडिया के साथ, वो आज उसकी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर। जो लोग उठ के चले गए थे वो आज कहाँ है, नो वन नो अबाउट इट। तो थिंक अबाउट द फ्यूचर। कोई बंदा अपने फ्यूचर के बारे में तुमसे डिस्कस करे तो उसको, उसकी डिस्ग्रेस नहीं करो, उसको सोचो और मोटिवेट करो उनको कि यार हाँ ठीक है, अब चल जो होना था वो हो गया, अब बताओ आगे क्या करेंगे। तो ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स के, क्या रिजल्ट जो भी होगा, ठीक है, ये रिजल्ट होगा तो मैं ये करूंगा, ये रिजल्ट होगा तो मैंने काम करना है, मेहनत नहीं छोड़। Exactly. तो हमारी कौम का मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना ये रिजल्ट को अनाओं के मसले बना देते हैं और पेरेंट्स ज्यादा बनाते हैं, पेरेंट्स बनवाते हैं। अगर कोई पेरेंट देख रहा है, मैं बताऊं, हमने एक्चुअली अपने बच्चों को, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें अवार्ड की तरह सजा के रखना होता है कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, उसकी छोटी वाली बेटी इंजीनियर है, फिर दोनों डॉक्टर हैं, ठीक है, उसके बाद ये पता नहीं कुछ और करता है, ये ना वो अजीब सा है वो, ठीक है। तो एक्चुअली हम अपने बच्चों को जो है, पेरेंट्स ने सोचा अच्छा अब क्या है, ऑटोमेटिकली बर्डन बच्चों पे आ रहा है। तो यार जिसकी वजह से अगर आप ओवर थिंक करोगे, प्रेशर लोगे, तो सोचोगे कैसे नहीं अच्छा, और अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा करोगे कैसे। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जब अपनी जिंदगी में बेहतर करनी है, और ये शायद जब तक बेहतर नहीं होंगी, ये हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। तो अदरवाइज हमारे बच्चे खुदकुशी भी कर रहे होंगे, ठीक है, हमारे बच्चे रिजल्ट को लेते हुए वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएंगे। मैं इस वक्त देख रहा हूँ बहुत सारा बच्चा मेरा डिप्रेशन का शिकार हुआ है। डिप्रेशन का ऐसा लगता है कि कुछ अर्से के बाद ना डिप्रेशन की गोलियों के ऐड चलेंगे टीवी पे। तो ये बड़ा ऑफ मामला है क्योंकि मार्केट बढ़ रही है उनकी बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह यह है कि हम ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचो आज के रिजल्ट के अंदर पता नहीं कितने लोग होंगे, एएस के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रात में नींद नहीं आएगी, कल रिजल्ट कैसा आएगा, है क्या होगा, ये जो क्या होगा है ना, डोंट थिंक अबाउट इट, वर्क फॉर द फ्यूचर। मैंने ये करना है, आई वांट टू बी दिस, और उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, बस ये कहना। बहुत अच्छा मैसेज है ये कि ऑप्टिमिस्टिक होना है अपने फ्यूचर के हवाले से, होना इस रिजल्ट को लेकर नहीं बैठना कि मतलब ये रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे भी हो जाता है तो खासतौर पे ये रिजल्ट तो घबराना नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो
जो है इंशाल्लाह हमारे जरूर करेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत जो है डिस्कशन उनकी रह गई उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, टेक केयर, टेक केयर। तो माशाल्लाह। जिस तरह के सर ने बात की, एक बड़ी खूबसूरत जो बात की इसके अंदर वो ये थी कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है फ्यूचर के हवाले से और घबराना नहीं है। दूसरी बात ये, और अब जो पीछे हो गया सो हो गया। मेरे ख्याल से कितने कितने रह गए होंगे, मेरे ख्याल 36 आवर्स ऑलमोस्ट, 36। क्योंकि 6 बजे रिजल्ट आ जाता है ना सुबह। तो हमारे 10 बजे आता है आई थिंक, उनके 6 बजे, हमारे 10 बजे, तो चले ऐसा है। 11:15 बजे। हम्म, तो हाँ 36 से भी मेरे ख्याल से कम ही रह गए होंगे। कम ही हो खैर, गया। तो अब जो है वो चीज़ें जिस तरह की खुलती जा रही हैं, तो जिनका क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड था अक्टूबर नवंबर से, तो मेरे ख्याल से और बाकी सबके ख्याल से भी यही है कि अगर सरकमस्टांसेस इसी तरह के रहते हैं कि जिस तरह के भी चल रहे हैं, मतलब कोरोना इतना कोई ख़ास, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के अंदर इतना शूट नहीं कर रहा कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल भी रही हैं उसके बावजूद भी, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो अक्टूबर नवंबर वाला सेशन है वो एज पर शेड्यूल आराम होगा, से हो जाएगा। आराम से खैर आफियत के साथ जो है वो हो जाएगा। और जिनके परसों रिजल्ट्स हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है वो कामयाबी नसीब फरमाए, और अल्लाह करे कि सबकी जो एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल ये इज्तिमाई दुआ है बिल्कुल। तो जिस सबकी जो एक्सपेक्टेशन है, सबको उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अल्लाह करे कि उनको ग्रेड्स मिले, और अल्लाह करे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के उनको ग्रेड्स मिले। और जिनके बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गए और उनको कंडीशन पे हैं वो, मतलब कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे जिनको कंडीशन पे लिया हुआ, तो अल्लाह करे कि वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए और वो मूव फॉरवर्ड कर जाए अपनी लाइफ के अंदर। और जिन्होंने अक्टूबर नवंबर के लिए ऑप्ट किया है, या जो अगले साल पे भी कुछ लोग गए हैं, बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है मगर गए हैं जो अभी कि तो नहीं गए खैर। और अक्टूबर नवंबर वाले जो है अल्लाह ताला उनके साथ भी खैर आफियत वाला मामला फरमाए। और जिनका परसों रिजल्ट है मैं तो कहूँगा क्योंकि हम भी उसके अंदर शामिल हैं, तो अल्लाह ताला ख़ास तौर पे उनके लिए भी दुआ की जो उनको ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर आफियत वाला मामला फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना की केसेस बिल्कुल कम हो गए हैं मगर कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो एहतियात की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एहतियात जो है वो जारी रखें, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से भी ये वबा जो है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और आफियत वाले मामला फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।